नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो जैगवार के डीकमीशन्ड एयरफ्रेम्स की तरफ से आ रही है, जो कि हम लोगों को फ्रांस, यूके और ओमान से मिलने हैं। फ्रांस से हमें कुछ 31 इस प्रकार के एयरफ्रेम्स मिलने वाले हैं। यूके और ओमान से हमें दो इस प्रकार के एयरफ्रेम मिलने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने एग्जिस्ट जैगवार फाइटर्स में स्पेयर की तरह कर सकते हैं। उसमें कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और हजारों इस प्रकार के अलग अलग क्रिटिकल स्पेयर्स होंगे, जिनका इस्तेमाल हम एग्जिस्टिंग जो हमारे पास स्क्वाड्रन है जैगवार्स के, उनको सर्विसेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार के जैगवार जल्द ही भारत आने वाले हैं। इन जैगवार को पार्शियली डिसमेंटल करके भेजा जाएगा और गोरखपुर ये पहुंचेंगे और वहां पे एचएएल के जो भी कर्मचारी हैं और एयरफोर्स के कर्मचारी हैं वो उसमें देखेंगे किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको असेंबल करके इस्तेमाल करना है या इसको और ज्यादा डीअसेंबल करके इस्तेमाल करना है, यह सब डिसाइड होगा गोरखपुर में। आपको मैं बता दूं कि जो यूके से हमें जैगवार मिलने वाले हैं वो T2 एयरक्राफ्ट हैं और कुछ 381 टाइप के अलग अलग प्रकार के स्पेयर्स भारत को ट्रांसफर किए जाएंगे। T2 का मतलब है जैगवार का ऐसा वर्जन जिसमें 2 सीट लगी होती हैं। आपको पता होगा कि भारतीय एयरफोर्स में सिंगल सीटर जैगवार का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम IS है, और ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम IB है, और मैरीटाइम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम IM है। 1979 में कुछ 40 एयरक्राफ्ट यूके से फ्लाईवे कंडीशन में आए थे, इंपोर्ट हुए थे, और फिर बाद में इसको फॉलो ऑन ऑर्डर दे दिया गया था और लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग 150 एयरक्राफ्ट की एचएएल में ही हुई थी। जैगवार के ऑपरेटर देश जो हैं वो फ्रांस, यूके, ओमान, नाइजीरिया और इक्वाडोर है, और इन सभी देशों में से यह एयरक्राफ्ट रिटायर हो चुके हैं। पर भारत में अभी इंडियन एयरफोर्स में 118 जैगवार अपनी सर्विस दे रहे हैं, और इन्हीं 118 जैगवार्स को आगे और सर्विस देने लायक बनाने के लिए स्पेयर्स की आवश्यकता है, पार्ट्स की आवश्यकता है, जो कि भारत को नहीं मिल पा रहे हैं। और अब इन 3 देशों से जो जैगवार्स हमें मिलेंगे उनके पार्ट को इस्तेमाल करके हम अपने इन 118 जैगवार्स को लाइव रख पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि 10 और सालों तक इस जैगवार की फ्लीट्स को हमें चालू रखना है, जिसके लिए बहुत ढेर सारे स्पेयर्स की आवश्यकता उनको पड़ेगी। इसलिए इन देशों के द्वारा जैगवार हमें दिए गए, उनसे लिए गए, और अब ये जैगवार भारत में पहुंचने वाले हैं। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की, जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के तट पर किया गया। यहाँ पर उड़ीसा की इस प्रकार की मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है और इस मिसाइल को एक कनिस्टर लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस टेस्ट को करने का डीआरडीओ का मकसद यह था कि वो प्रपल्जन परफॉर्मेंस इस वेपन की चेक करना चाहते थे और इसकी किलिंग कैपेबिलिटी को चेक करना चाहते थे। इस टेस्ट से जो डेटा जनरेट हुए हैं उसको आगे इस मिसाइल के फर्दर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ये पता होगा कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में 15 किलोमीटर के किसी भी टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जाएगा, जो कि आकाश मिसाइल के साथ जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है उसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। आकाश 30 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखेगा और उससे कोई लोअर टारगेट है जैसे कि 15 से 20 किलोमीटर वाला, उसको इस मिसाइल के द्वारा नष्ट किया जाएगा। यह मिसाइल जो डेवलप की जा रही है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा की जा रही है, जो कि जिसका इस्तेमाल शिप में होने वाले लोअर एल्टीट्यूड के मिसाइल अटैक को रोकना होगा। इस मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैमर एयरक्राफ्ट के द्वारा यदि कोई जैमिंग सिग्नल जनरेट की जाती है तो उसके भी काउंटर मेजर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में उपलब्ध होंगे। डीआरडीओ द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तेजी से उड़ने वाले कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जो कि हमारे सीमा में घुस जाए, उसको 100% किलिंग इस सिस्टम के द्वारा किया जाए। अभी तक इस मिसाइल को नाम फॉर्मली नहीं दिया गया है, पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अभी तक इसको कहा जा रहा है। अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि हमने रशिया के साथ S-400 की डील साइन की है। $5 बिलियन की ये डील थी। तो अब वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक छोटा सा वाक्य सामने आया है, इंडिया विल सून फाइंड आउट, और इस वाक्य को उन्होंने पत्रकारों के उस सवाल के जवाब में कहा था जिसमें पत्रकारों ने पूछा था कि क्या भारत में काटसा सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो उन्होंने कहा इंडिया विल सून फाइंड आउट, यानी कि इंडिया को जल्द ही पता चल जाएगा। तो इससे पूरी खलबली मची हुई है कि क्या
भारत पे भी सैंक्शंस लगने वाले हैं, जैसा कि चाइना पे सैंक्शंस लगे हैं उस प्रकार भारत पे भी सैंक्शंस लगेंगे, या अमेरिका द्वारा या कोई फेक वक्तव्य है जिसके वजह से वो भारत को कुछ डील करने पे मजबूर करना चाहते हैं, डील पे बात करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ने केवल इस ओर इशारा किया हो कि इस पर निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा कि भारत पे सैंक्शंस लगाया जाए या नहीं। फिलहाल तो उनके वक्तव्य से केवल यही लगता है कि भारत में आने वाले समय में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं यदि भारत अमेरिका के मुताबिक उनसे कोई भी डील नहीं करता है। अमेरिका चाहेगा, अमेरिका ये सोचेगा, जरूर सोचेगा कि भारत उनके साथ आने वाली कुछ डिफेंस डील करे या कुछ ऐसे डील करने पे भारत को मजबूर किया जाए। अब ये भारत पे डिपेंड करता है कि वो केवल सैंक्शंस के डर से कोई डील अमेरिका के साथ करते हैं या देश हित को देखते हुए कोई डील करते हैं। यहाँ पर भारत के पास एक और ऑप्शन उपलब्ध है, रूबल और रुपए में डील करना रशिया के साथ। अगर अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल रशिया को फंडिंग में नहीं करने देता है तो भारत के पास केवल और केवल एक यही ऑप्शन बचता है कि रुपए और रूबल में डील की जाए। और हो सकता है भारत और रशिया ने यह पहले ही डिसाइड कर लिया हो कि रूबल और रुपए में यह डील होगी और आगे आने वाले समय में इसको अप्लाई भी कर दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि भारत को वेवरशिप तो मिली हुई है, अमेरिका के संसद में यह पास हो चुका है कि कुछ देशों को वेवरशिप दी जाएगी रशिया से डील करने के लिए, डिफेंस डील करने के लिए। पर यह अंतरिम निर्णय अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, और उनका वक्तव्य हाल फिलहाल का मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। और बोनस खबर, 2 खबरें एक साथ हैं, दोनों ही दोस्त और पक्के मित्र की तरफ से यह खबर आ रही है, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, जहां चाइना ने अपने नेक्स्ट जनरेशन स्टील बॉम्बर प्रोग्राम को सामने रख दिया है जिसका नाम होंग 20 है। वहीं पाकिस्तान IMF की तरफ मुड़ गया है और पाकिस्तान को चाहिए बेल आउट पैकेज जिसका मूल्य बताया जा रहा है $10 बिलियन। और आपको पता होगा कि भारत और रशिया के बीच में डिफेंस डील ही $5 बिलियन की हुई है। यहाँ पर कुछ जानकारों का मानना यह है कि इंटरनेशनल जगत में अब पाकिस्तान पे दबाव डाला जा सकता है। भारत तो हमेशा ही पाकिस्तान पे दबाव डालने का एक मौका खोजता रहता है और यूएस भी अब पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी पे थोड़ा लगाम लग सके, क्योंकि इंटरनेशनल जगत पे जब आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आप अपनी केवल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यह 13वीं बार है कि पाकिस्तान IMF के पास बेल आउट पैकेज के लिए जा रहा है और इस पर पूरी खबर हो सकता है मैं कल आपको बताऊं। इस पर पूरा जो आकलन है कि भारत किस प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान पे दबाव बना सकता है, इन सब पे कल हम एक अलग सी वीडियो पे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।